हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत। वेलकम टू अभी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का उदाहरण 11। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। ओके, तो आइए चलते हैं और देखते हैं उदाहरण 11 में क्या है जो हमें सिद्ध करना है। ओके, तो दिया गया है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या सिद्ध करना है कि 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये हमें सिद्ध करना है। ओके नाउ, तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको इसके ऑपोजिट को मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आइए एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं सिद्ध करने का प्रयास करूंगा और आप भी मेरे इस वीडियो में बने रहें और देखें कि कैसे मैं इस उदाहरण 11 को कंप्लीटली जो है सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके नाउ, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब मुझे बताइए कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3√2 को हम p/q के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे पहले ही मान लिए क्या कि यह एक परिमेय संख्या, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 3√2 को हम इक्वल टू p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम 3√2 क्या मान रखे हैं? हम परिमेय संख्या, जहाँ की p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है। और एक चीज, p और q क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब कि HCF ऑफ PQ का क्या होगा? HCF ऑफ PQ, यानी p और q का HCF क्या होगा? 1 होगा। मतलब कि सहअभाज्य हैं। p और q क्या है? पूरी तरीके से सहअभाज्य और एक पूर्णांक है। अब एक एक स्टेप कर रहे हैं, आप वीडियो में लगातार बने रहें। और यहाँ पे क्या करेंगे कि 3√2 है, तो √2 को अगर हम यही रखते हैं तो ये 3 क्या है? मल्टीप्लाई, गुना में है, तो ये चला जाएगा किसमें? डिवाइड में। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू p/3q। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? चूंकि 3 p और q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ओके नाउ, p/3q एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसके जस्ट इक्वल में क्या है? √2 है। तो ये भी क्या होना चाहिए? √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि √2 एक क्या है? एक √2 हमने क्या देखा है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बोल देंगे? इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होती है। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होती है √2 एक कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है, मतलब कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 जब एक अपरिमेय संख्या है, तो जब यही अपरिमेय हो गया तो 3 क्या है? 3√2 टोटली क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ है जो हमें
प्रूव करना था। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पे और देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में कौन कौन से प्रश्न है जो हमें बनाना है। तो आइए चलते हैं आगे। ओके, हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नाउ तो अब हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम √5 को मानते हैं परिमेय संख्या और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हमें क्या है और कैसे स्टेप बाय स्टेप को कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ हम पहले मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इसलिए √5 = p/q, जहाँ की p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है। q = नॉट जीरो और HCF ऑफ PQ यानी कि p और q का जो HCF है वह है हमारा 1, मतलब कि PQ क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है, मतलब इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, वह है 1। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ये लेफ्ट राइट, इसको दाया बाया दाया, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो √5 का जब हम वर्ग करते हैं इक्वल टू जब हम p/q का वर्ग करते हैं तो हमें क्या फाइन होता है? तो जब √5 को जब हम पूरी तरीके से वर्क करते हैं तो हमारा हो जाता है 25 यानी √25, तो 25 निकल के आएगा 5 के रूप में। ओके, तो यहाँ पे निकल जाएगा 5 = p² और क्या हो जाएगा? q²। अब हम क्या करते हैं कि ये q² 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? p² से। तो मेरे पास क्या आएगी निकल के? वह निकल के आएगा 5q² और ये हो जाएगी p²। अगर हम q² को यहीं पे रख देते हैं, q² को यहीं रखते हैं तो ये हमारा 5 निकल के आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा p²/5। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि p² जो है 5 को डिवाइड कर रही है, मतलब कि p² जो है 5 से विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी जो है वो क्या होगी? 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यह क्यों है? तो यह है हमारा प्रमेय 1.3 प्रमेय से, 1.3 प्रमेय से। जो भी इस प्रमेय को समझना चाहते हैं हमारे चैनल में जाए, चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसमें बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, जिसमें कि मैंने 1.3 प्रमेय को भी बताया है बहुत अच्छे से। जाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें बताइए कि जब p को 5 डिवाइड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे 25 है तो 25 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कटने के बाद कुछ संख्या आएगा, वह आएगी 5 के रूप में। मतलब उसी तरीके से अगर ये p है तो p को जब 5 डिवाइड करता है तो कुछ वैल्यू आएगा, वो मान लेंगे c के फॉर्म में। मतलब कि 5 को p को जो है 5 डिवाइड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगा, वह वैल्यू है हम मान लेते हैं c, जो कि c भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि p/5 = c, मतलब कि p को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वह वैल्यू आता है c, जहाँ c क्या है? जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक क्या है? पूर्णांक है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद यानी कि जब हम 5 से डिवाइड करते हैं p में तो वह वैल्यू आता है c और c को हम मान लेते हैं पूर्णांक।
नाउ यहाँ पे आप इक्वेशन इसे 1 मान सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या निकल के आएगा 5, और जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5c। ओके, अब इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं 2। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में p का वैल्यू रखने पर, तो हम लिख सकते हैं अब समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रख देते हैं। तो p का वैल्यू कितना है 5c, समीकरण 1 क्या है 5q इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये चीज़ें जो हमें समीकरण गिवन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि p का वैल्यू कितना 5c, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 5q स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देते हैं p की जगह पे है 5c, तो इसका पूरी तरीके से स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 5q स्क्वायर इक्वल टू, तो यह जाएगा 25 और ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब ये 25 को जब हम यहाँ नीचे लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो ये 25 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर बाई 25। नाउ ये हो जाएगा हमारा पे, यहाँ पे क्या आ गया c स्क्वायर। अब आप यहाँ देखते हैं कि 5 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25, तो ये हमारे पास क्या निकल गया q स्क्वायर बाई 5c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो q स्क्वायर है वो कितना से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी जो है वो क्या होगा 5 से विभाज्य है, q भी है क्या है 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो क्यों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.3 प्रमेय से, इस प्रमेय में बताया गया कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। तो जो भी इस प्रमेय को पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि p जो था, ये p जो था वो भी 5 से डिवाइड है, और यहाँ q भी है वो भी 5 से डिवाइड है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, इस पॉइंट में देखें और आप यहाँ पे इस पॉइंट में देखें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि p जो है 5 से डिवाइड है और यहाँ पे q भी जो है 5 से डिवाइड है। लेकिन हमने माना क्या था, हमने माना था कि p और q क्या है पूर्णांक है, और HCF ऑफ PQ क्या है 1 है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी तो आ जा रहा है, मतलब कि हम जो मान करके चल रहे थे कि p और q एक पूर्णांक है और इसका यह p और q एक सअभाज्य है, तो यह बिल्कुल गलत हो गया। मतलब कि यह p और q सअभाज्य है ही नहीं, मतलब यह परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वह है हमारा कितना 5 है, 5 है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो वह है हमारा 5। तो हम यह बोल सकते हैं इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q क्या है सअभाज्य है, p और q सअभाज्य, p और q सअभाज्य है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक क्या है, निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक
परिमेय संख्या ना होकर के कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये पता भी चल गया होगा कि क्यों जो है √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो इसी तरीके से आप √7 को भी आप फाइंड कर सकते हैं, √3 को भी फाइंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो जिसका रूट नहीं निकलता उसको आप इस रूप से आप फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें जो जितने भी स्टेप हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप वही काम होंगे। जो कि √2 के लिए निकलता है, जो √5 के लिए निकालेंगे वही √7 के लिए भी निकलेगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। जो भी स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे होंगे उन्हें पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके ना, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।